चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मैथ के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो है चैप्टर नंबर 3 से, मैथ का चैप्टर नंबर 3 से वीडियो है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे 2 नंबर में पूछे जाने वाले, उन सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करके बता दिया हूं। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो हमारा है चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इस चैप्टर में जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, और बिल्कुल ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभ्यास कर लेना है और रट जाना है। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का मैं बताऊंगा उसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और प्रश्न को समझिए। प्रश्न अगर जो नहीं समझ में आता है तो कम से कम 5 बार 6 बार, जितना बार में समझ में आ जाए उतना बार पढ़िए। देखिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है। प्रश्न को सही से समझिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरा और 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है। तो 1 संतरा एवं 1 सेब का मूल्य क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और इसको एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न को अभी भी अगर जो आपको समझ में नहीं आया तो अभी भी इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है? 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है। अब देखिए हमको 1 सेब का निकालना है ना, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माना की। क्या लिखना है? माना की। अब मानना क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, देखिए पेन टैप पे राइटिंग थोड़ी सी खराब बैठती है, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया, ठीक है ना। सबसे पहले लिखना है माना की। अब यहाँ पे माना की क्या हमको निकालना है? जो हमको निकालना है उसको मान लेंगे। 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना की 1, क्या लिखना है? 1 संतरा, 1 संतरा का मूल्य निकालना है ना। 1 संतरा का मूल्य बराबर मान लेंगे x, ठीक है ना। हमको नहीं मालूम है और हमको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे 1, फिर से यही बात लिखेंगे। 1 संतरा की जगह पे अब सेब कर देंगे, 1 सेब अब का मूल्य, नीचे में भी वही लिखना है। 1 सेब का मूल्य बराबर यहाँ पे लिखना है y, ठीक है ना। ये हमारा 1 संतरा का मूल्य अभी माने हैं x और 1 सेब का मूल्य माने हैं y। इस तरह से आपको मान लेना है। उसके बाद आगे क्या करना है? अब यहाँ पे चलना है प्रश्न से। जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उसी तरह से काम करना। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है ना, प्रश्न से। अब देखिए बोल रहा है 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य कितना है? 35 रुपया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 1 सेब का कितना मूल्य है? 1 रुपया है ना। इसको हम 1 रुपया ही माने हैं ना, तो ये हो जाएगा, और ये 1 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? y रुपया। अब बोल रहा है 5 संतरा, तो हम कितना रुपया लगा है? 1 रुपया लगा है, तो 5 गुने x कर देंगे। क्या करेंगे? 5x। प्रश्न से, जिस तरह से प्रश्न बोलेगा। अब क्या बोल रहा है? और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तब ना होगा हमारा 35 रुपया, और यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 35, यानी कि ये हमारा जो निकला ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इस तरह से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। क्या किए हम यहाँ पे? 1 संतरा का मूल्य माने थे 1 रुपया और 1 सेब का मूल्य माने थे y रुपया। इस तरह से यहाँ पे बोल रहा था कि 5 संतरा और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है, तो यहाँ पे 5x + 3y बराबर कर दिया 35 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद एक और बात है, आगे में एक और लैंग्वेज है। देखिए बोल रहा है तथा 2 संतरा और 4 सेब का मूल्य 28 रुपया। 2 संतरा यानी कि अब हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा क्या? 4y बराबर हो जाएगा। अब बोल रहा है 28 रुपया इसका है, तो इसको मान लेंगे 28 रुपया, ठीक है ना। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है? इसको हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। किसी एक विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वर्गगुणन विधि, किसी एक विधि से हल कर देना है। यहाँ पे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए पहले समीकरण में 2 से गुना करते हैं और दूसरे समीकरण में 5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे आप एक लैंग्वेज को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लिखिएगा समीकरण 1 में, क्या लिखिएगा? समीकरण 1 में 2 से
तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटाने पर। ठीक है, इतना बात आपको लिखना होगा लैंग्वेज में, ठीक है ना, घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में कितना करना है, 2 से, तो यहाँ पे लिख दिए 2, तो गुना कर लेते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y, तो 6y हो गया, बराबर 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, तो 70 हो गया। 5 से इसमें गुना करना है तो 5 दूनी हो जाएगा 10x, प्लस है तो प्लस रहेगा। 4 में 5 से करना है तो 5 को कितना हो जाएगा 20y, बराबर 28 पचे कितना हो जाएगा तो 140 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 140। अब घटाना है तो घटाओ का नीचे निशान देंगे, घटाओ का, यहाँ से एक लाइनिंग खींचेंगे। अब देखिए 10 में से 10 जाएगा तो ये कट जाएगा ना, 10x माइनस 10x, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 10 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना है 20 में से अब देखिए घटाना है 6 को, तो यहाँ पे बचेगा -14y, बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस आएगा 70, -70। अब ये कट जाएगा माइनस से माइनस, और 14 25 70, यानी कि 14 25 70। यहाँ से y का जो हमारा वैल्यू निकला है, y बराबर आया है और 5 आया है। अब y हम लोग किसको माने थे, सेब को माने थे। एक सेब का मूल्य हम लोग y माने थे, तो एक सेब का मूल्य 5 रुपया निकल गया। अब इसी तरह से संतरा का निकालना था ना, तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए, रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है 5x है और प्लस 3y है, तो y के जगह पे हमको 5 रखना है, तो 5 हो गया और इक्वल टू 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 15, अब बराबर में हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 5x और बराबर में इधर में 35 और माइनस कर देंगे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पे बचेगा कितना 20, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे 5 को 20, यानी कि x का जो वैल्यू आया यहाँ पे x बराबर आ गया 4। अब यहाँ पे हम लोग माने थे क्या, यहाँ पे माना कि एक संतरा का मूल्य 100 रुपया, तो x बराबर हमारा आ गया 4, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर, लिखेगा अतः एक संतरा का मूल्य कितना आया है, x माने थे ना, तो x बराबर 4 आ गया है, तो एक संतरा का मूल्य 4 रुपया, या तो 4 रुपया, ऐसे बराबर नहीं दे सकते थे, एक संतरा का मूल्य 4 रुपया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक और क्या था, एक सेब, तो यहाँ पे लिखेगा एक संतरा की जगह पे सेब का दीजिएगा, सेब का मूल्य y रुपया माने थे, तो y का वैल्यू हमारा आया 5, तो ये हो जाएगा 5 रुपया। यही हमारा हो गया आंसर। इतना बनाइएगा तो आपको मिलेगा 2 नंबर, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है। क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो पहला को लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं, मानना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 14, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 1। उसी तरह से एक और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई, इधर प्लस में है तो इसको उस साइड ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको मान लेना है समीकरण 3 मान लेना है, क्या मान लेना है समीकरण 3। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रख देना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, x है, x माइनस वाई है, तो x का वैल्यू कितना रखना है 14 माइनस वाई, x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पर रख लेते हैं डायरेक्ट 14 माइनस वाई, और फिर क्या है प्लस में है y, सॉरी माइनस में है y, यहाँ पे क्या है माइनस वाई। देखिए समीकरण 2 यहाँ पे माइनस वाई और बराबर क्या है 4, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 14 को उस साइड भेज देते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस वाई क्या हो जाएगा -2y,
जुड़ जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ पे 4 है और ये हो जाएगा -14, उस साइड प्लस में था तो इस साइड प्लस में माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे -2y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस आएगा 10। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 × 10 ये भी कट गया, यानी कि यहाँ से y का जो वैल्यू आया वो आया है 5। y का वैल्यू कितना आया है 5 आया, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे y बराबर कितना आ गया है 5 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का यही विधि है, ठीक है ना, इसको रट लीजिए। y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 3 में, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 14 - y, क्या है x बराबर है 14 और माइनस y के जगह पे 5 रख देना तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब हमारा यही वैल्यू निकालना था ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है, इसलिए लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर आया है 5। यही हमारा हो गया आंसर। समझ गए ना, इतना कीजिएगा तो आपको मिलेगा पूरा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना, एक बार अभ्यास कर लीजिएगा आप लोग खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, यहाँ पे समीकरण 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इसका p का मान ज्ञात करें जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। एक हल या अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। एक बार लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस में है 2y और प्लस में है 2 इक्वल टू हो गया 0। इसको आप 2 को उस साइड भी ले जा सकते थे, इस साइड भी रख सकते थे, लेकिन रहने दीजिए कोई बात नहीं। दूसरा समीकरण है 4x प्लस में है py और प्लस में है 8 इक्वल टू है 0, ठीक है ना। इसको भी उस साइड ले जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a1 a2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। a1 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, a1 बराबर 2। a1 किसको कहते हैं, फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक देखना, फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, तो ये हो गया a1, ठीक है ना, समझ गए ना। अब इसी तरह से निकालना है क्या b1, b1 देखिए पहला समीकरण में y का गुणांक कितना है +2 है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है c1, c1 क्या होता है अचर वाला, जो बिना x और बिना y वाला होगा, तो देखिए क्या है 2 है, तो ये हो गया हमारा c1 बराबर 2। अब इसी तरह से निकालना है a2 का वैल्यू निकालेंगे दूसरे समीकरण में। अब देखिए दूसरे समीकरण में x का गुणांक देखिए कितना है 4 है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है b2 का वैल्यू निकालने के लिए दूसरे समीकरण में देखिए y का गुणांक कितना है +p, तो p हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है c2, तो c2 का वैल्यू निकालेंगे दूसरे समीकरण में अचर वाला, बिना x और बिना y वाला कौन है 8 है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया वैल्यू, समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को वैल्यू निकालना था क्या a1 बटा a2, और देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाए हुए है अद्वितीय हल है, एक हल या अद्वितीय हल। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए कंडीशन होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अद्वितीय हल के लिए क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि a1 और a1 बराबर b1 नहीं होगा और a2 बराबर b2 नहीं होगा, समझ गए ना। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है ना। मतलब a1 बटा a2 का जो वैल्यू होगा वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा, समझ गए। यही होता है कंडीशन। अब a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे, बटा a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है, तो 4, तो 4 हो गया, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे देंगे, b1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू p है तो p हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे में इसको हल करना है, तो हल कीजिए। यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना करने तो आता ही होगा, देखिए 2 में p से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2p, और बराबर यहाँ पे देखिए 2 में 4 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट होगा ए 0 के बराबर, सॉरी ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू
2/p, तो इज नॉट इक्वल टू 8 होगा, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में तो कट गया। और p इज नॉट इक्वल टू 4 होगा, यानी कि p का वैल्यू 4 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया लिखेंगे 4 के अतिरिक्त, क्या लिखेंगे, 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल है, के लिए अद्वितीय हल है। यही इतना लिख लीजिएगा और आपको पूरे मिलेंगे 2 नंबर। समझ गए ना। देखिए 4 p का वैल्यू 4 नहीं आया है, तो 4 को छोड़कर जो p का वैल्यू आएगा वो अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसका लंबाई और चौड़ाई, सॉरी प्रश्न को सही से पढ़िए। बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग की जो लंबाई होगा वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद तो आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए ऐसा प्रश्न हल करने के लिए क्या, जो हमको नहीं मालूम रहता है उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा है बाग की बीमाएं ज्ञात करना है, यानी कि आयताकार का बीमाएं ज्ञात करना है। तो चलिए आयताकार बाग की बीमाएं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करना है, मानना है। क्या लिखेंगे, माना की। क्या करना है, माना की, लिखना है माना की, माना की। अब माना क्या, हमको निकालना क्या, आयताकार बाग की बीमाएं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे माना की आयताकार बाग की लंबाई, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई, मानना है ना, तो लंबाई मानते हैं 1 मीटर। कितना मानते हैं, 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह से लिखना है आयताकार बाग की चौड़ाई। यहाँ पे क्या करना है, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या करना है, y मीटर मान लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न आंसर, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ेंगे जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उससे एक समीकरण बनेगा। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि लंबाई हम लोग माने x, तो इसको x लिखते हैं। ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई अभी कितना है, y, तो y, और इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ देंगे। अब निकल गया ना, यानी कि लंबाई, क्या बोल रहा था प्रश्न, एक आयताकार बाग की लंबाई जो होगा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा। तो ये हो गया हमारा लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि y + 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, अब बोल रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या आयताकार बाग की, आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखे हैं क्षेत्रफल का परिमाप बराबर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला का माप बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप बोल रहा है, तो लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल, अर्ध परिमाप बोल रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप। देखिए ये पूरा था तो 2 लगा हुआ था, अर्ध परिमाप मतलब आधा हो गया, यानी कि 1/2 यहाँ पे करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा हमारा L + B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, जिसका हम लोग को दिया हुआ है वैल्यू 36 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए L + B, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L + B, यानी कि लंबाई तो हम लोग माने हुए हैं, लंबाई कितना माने हैं,
सॉरी कहाँ गया क्रसर, क्रसर दिख नहीं रहा है मुझे, ओ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कितना है, x है, एल प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं एल प्लस बी बराबर हमारा वैल्यू दिया हुआ है 36 मीटर, तो 36 मीटर हो जाएगा। एल का वैल्यू हम माने हैं x और प्लस बी का वैल्यू माने हैं y, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 36, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इधर में काम करते हैं, इतना हो गया। अब x का वैल्यू हमारा निकला हुआ है ना पहला समीकरण में, x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। क्या करेंगे, x का वैल्यू समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, x कहाँ पे है, देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x के पास रखना है y प्लस 4, यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 4, फिर क्या है प्लस y है, प्लस y और बराबर हो जाएगा 36। यहाँ पे y जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2y और बराबर यहाँ पे 36 में से देखिए प्लस में इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 36 में से 4 जाएगा तो बचेगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा तो 16 दूनी 32, यानी कि y का वैल्यू जो आया वो आ गया हमारा 16। अब y का वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं लेकिन मैं सही से, समीकरण 2 क्या है, x है प्लस है, y के जगह पे कितना रखना है 16 और बराबर हो जाएगा 36, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 36 और माइनस हो जाएगा 16, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो लंबाई कितना आया है 20, x माने थे ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः आयताकार बाग की लंबाई x बराबर कितना हो गया 20 और चौड़ाई हो जाएगा y बराबर 16, और ये आएगा हमारा मीटर में, ये भी मीटर में, इतना ही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए ना, यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चौड़ाई लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है दो संख्याओं का जो अंतर होगा वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, प्रश्न को सही से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता तब तक प्रश्न को पढ़ना समझना। बोल रहा है दो संख्याओं का जो अंतर होगा वो 26 है, दो संख्याओं का अंतर जो है वह 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ समझ लीजिए एक बार। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लिए। अब देखिए हम एक बार बोले ना, जो आपको बोले निकालने के लिए और आपको नहीं पता हो तो क्या करना है, मान लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना की, क्या लिखेंगे, माना की। क्या मानना है, निकालना है हमको, संख्या निकालना ना, तो माना की 2 संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना की पहली संख्या, पहली संख्या, क्या, पहली संख्या बराबर x। उसी तरह से यहाँ पे लिखना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखना, y। अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से, या तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का जो अंतर हो 26 है, तो पहला संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या y। अब अंतर मतलब होता है घटाव, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा 26। अंतर मतलब क्या, घटाव, ठीक है ना। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, पहला समीकरण। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो y से 3 गुना होगा, यानी कि 3y होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहला संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुनी है तो 3y, गुनी मतलब गुना कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रख दीजिए x का वैल्यू, क्या है x का वैल्यू 3y है, तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 3y और क्या है माइनस y है और बराबर क्या है 26 है, ठीक है ना।
यहाँ पे x का वैल्यू 3y था तो यहाँ पे रखे हैं, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, देखिए 3y में से एक y जाएगा तो 2y हो जाएगा और बराबर 26। अब 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा 13 और y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 13। अब इसी तरह से y का वैल्यू क्या करेंगे, y का वैल्यू का रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, सॉरी समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x बराबर है 3y, तो y के जगह पे रखना है 13 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 33 39। यहाँ पे वैल्यू आ गया। यहाँ पे पहली संख्या क्या माने थे, लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः पहली संख्या बराबर x माने थे तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 39 और यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना आया है y, तो y का वैल्यू हमारा है 13, तो ये हो गया 13। यही हो गया हमारा आंसर। समझ गए ना। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। कितना आसान था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के योग में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन रैखिक समीकरण योग में के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। के का मान ज्ञात करना है उस कंडीशन को लगाकर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद आगे में हल करना है। कैसे हल करना है मैं बता रहा हूं दोस्तों। चलिए इसको कैसे बनाना है देखिए। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं के x है तो के x और प्लस में है 3y तो 3y, माइनस में है क्या के माइनस 3 इंटू इक्वल टू है 0। दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है 12x प्लस में है के वाई माइनस में है के और इक्वल टू है 0। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक। मैं बताते जा रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। a1 क्या होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक। पहले समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे देखिए कितना है, k है तो k हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है b1 क्या होता है, पहले समीकरण में y का गुणांक। तो y का गुणांक कितना है +3 तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से c1 का वैल्यू निकालना। c1 क्या होता है, पहले समीकरण में बिना x और बिना y का गुणांक। तो बिना x और बिना y का कौन है, माइनस में आगे लगा हुआ है तो माइनस लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है लेकिन माइनस नहीं छुपता है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा c1 का वैल्यू माइनस ब्रैकेट देंगे k और -3 हो जाएगा। ये हमारा c1 का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से हम लोग को निकालना है a2 का वैल्यू। a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, तो 12 है तो 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। b2 निकालना है तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, y के साथ कितना से गुना है, k के साथ गुना है तो k हो जाएगा। c2 का वैल्यू निकालना है तो दूसरे समीकरण में बिना x और बिना y का वैल्यू कितना है, -k है तो -k हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे बोल रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे लिखेंगे अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 बटा a2 का वैल्यू ज्ञात रख दीजिए। a1 का वैल्यू कितना है, k है तो k रखते हैं। a2 का वैल्यू कितना है, 12 है तो 12 रखते हैं। इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 रखते हैं। b2 का वैल्यू कितना है, k है तो k रखते हैं। इक्वल टू अब देखिए c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू माइनस ब्रैकेट k -3 फिर है बट्टा। c2 का वैल्यू कितना है, -k तो -k हो जाएगा। ये माइनस माइनस काट भी सकते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे रहने दीजिए अभी, ठीक है। चलिए आगे काम करते हैं। आगे क्या करना है, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना होगा, प्रथम तथा अंतिम पद से। क्या लिखना होगा, प्रथम तथा अंतिम पद से। लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो प्रथम मतलब हम पहले वाला लेते हैं a1 बटा a2। एक बार क्या लिया जाता है, a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2 लिया जाता है। एक बार लिया जाता है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू ही ले लेते हैं। k बटा लेते हैं 12, k बटा 12 और बराबर लेते हैं यहाँ पे क्या है, -k -3, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन सही है ना, एक बार मैं मिला लेता हूँ दोस्तों इसको।
बिल्कुल सही दोस्तों, चलिए आगे काम करते हैं फटाफट और इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बट्टा में क्या देंगे, यहाँ पे इसको काट भी सकते थे, यहाँ पे माइनस के रहने देते हैं, माइनस के हो गया। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या लेना है हमको, बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। तो बी वन बट्टा बी टू कितना है, 3 बट्टा के है, और बराबर में हो जाएगा फिर वही माइनस इंटू के और माइनस 3 और बट्टा का हो जाएगा माइनस के। माइनस से माइनस इसको काट दीजिए, ये माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक है ना। आप गुना कीजिए, के में से के से गुना होगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे देखिए 12 में के से गुना होगा तो 12 के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, बरतियाई 36, बरतियाई 36, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आगे में एक बार काम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करना है, देखिए ये के को रखते हैं के स्क्वायर, और ये लाते हैं -12 के, और ये हो जाएगा प्लस में 36 और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए -6 के और -6 के, 6 छक 36 और 6 6 12 हो जाएगा ना, प्लस 36 और बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या करेंगे, के कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे के -6 बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे के और -6 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से के -6 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा के -6 और बराबर में 0। इसी तरह से यहाँ पे के का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपका प्लस में 6 आएगा, ठीक है ना, दोनों का प्लस में 6 आएगा। इसी तरह से यहाँ काम करते हैं तो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 के में से गुना होगा तो 3 के हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा ना, गुना होगा तो देखिए के में से के से गुना होगा तो के स्क्वायर, और -3 में से के से गुना होगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो इसको रखते हैं इसी साइड, यानी कि क्या करते हैं 3 के और प्लस में हो जाएगा 3 के और बराबर में हो जाएगा के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, के 3 के कितना हो जाएगा 6 के, और बराबर में हो जाएगा के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। देखिए इधर में के स्क्वायर है ना, तो ये के से के एगो कट जाएगा, 6 के हो जाएगा, और बराबर में इसको के इंटू के लिख सकते हैं, के इंटू के लिख सकते हैं। तो एक के से एगो के कट गया, बच गया के बराबर 6 बच गया। देखिए दोनों जगह 6 ही आया भाई, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए का मान ज्ञात करें यदि ax + 3y बराबर a - 3 है, और bx + ay बराबर a के अनंत हल है। क्या है, अनंत हल है। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या होता है उसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद इसको बिल्कुल दोस्तों जैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन बना है बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं ax + 3y और बराबर में है a - 3, ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 12x और प्लस ay और बराबर में है a। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे, तो a1 का वैल्यू निकालेंगे तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, पहले समीकरण में x का गुणांक a है, a1 का वैल्यू a। फिर इसी तरह से b1 का वैल्यू निकालेंगे, y का गुणांक कितना है 3। फिर c1 का वैल्यू निकालेंगे तो a - 3 हो जाएगा। इसी तरह से निकालेंगे a2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12। b2 का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे समीकरण y का गुणांक a है तो a हो जाएगा। C2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में बिना x वाला बिना y वाला कौन है, a है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या बोल रहा है, अनंत हल है, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे अनंत के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बाई c2। अब इसमें वैल्यू रख देना है a, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू a है, a2 का वैल्यू कितना है 12, तो 12 हो जाएगा बराबर b1 का वैल्यू कितना है 3 है, और b2 का वैल्यू कितना है a है तो a हो जाएगा, इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है a - 3 तो a - 3 हो जाएगा, c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे प्रथम तथा अंतिम पद से ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं a बट्टा 12 और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3/a, और एक बार ले लेते हैं 3a और बराबर में लेते हैं a - 3 और बट्टा का a। सोल्यूशन कर लीजिए, a का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में बढ़ती है 36 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा √36। यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो +- 6 आएगा, +- 6 आएगा। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 3a हो जाएगा
और बराबर में ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 3a से 3a खत्म, सॉरी ये आ जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 3a और 3a 6a हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 6a हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से देखिए एगो a से एगो a खत्म, यानी कि 6 बराबर a बचेगा और a बराबर है यहाँ पे आ जाएगा 6, दोनों जगह पे आ गया। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आप लोग चैप्टर नंबर 4 मैथ का VBI क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।